नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वर्कअप सीएससी में। दोस्तों, मेरे चैनल पे बहुत सारे व्यूअर्स कमेंट किए हैं। उनके सवाल, उनके जो भी प्रश्न उनके मन में है वो सवाल करते रहते हैं। और जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं अपने व्यूअर्स के जो भी सवाल है, जो इम्पोर्टेंट सवाल है, कॉमन सवाल है, उनका उत्तर अपने चैनल पे वीडियो के माध्यम से देता हूँ। तो मैं आज कुछ उनमें से सवाल सेलेक्ट किया हूँ। जो कि पहला सवाल है कि अगर हम मुझे पीएफ से पैसा निकालना है तो फॉर्म 15G भरना बेहद जरूरी है क्या? बिना फॉर्म 15G भरे क्या मैं पीएफ से पैसे नहीं निकाल सकता हूं? और दूसरा सवाल है कि मेरे पीएफ खाते में एक्सिस बैंक का अकाउंट पहले से लिंक है, केवाईसी किया हुआ है, और मुझे जो पेंशन चाहिए वो स्टेट बैंक में चाहिए। तो इसका क्या प्रोसीजर है, क्या यह पॉसिबल है? और तीसरा सवाल है कि जब भी हम फॉर्म 10D भरते हैं पेंशन के लिए, तो वहां पे एक ऑप्शन आता है डेफर्ड ऑप्शन। तो यहाँ पे यस सिलेक्ट करना है कि नो सिलेक्ट करना है? तो आइए मैं सभी प्रश्नों का उत्तर बारी बारी से आपको देने की कोशिश करता हूं। आप लोग पूरा उत्तर को ध्यान से सुने, और सुनने के बाद लास्ट में आपको मन में कोई इसके अलावा कोई सवाल उत्पन्न होता है, आता है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके प्रश्न का भी उत्तर देने की कोशिश करूंगा। आपके जो छोटे छोटे सवाल होते हैं उन सभी के सवालों का उत्तर मैं कमेंट के माध्यम से ही दे देता हूं। और ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे वीडियो हैं, वैसे सवाल हैं जिनका उत्तर हम कमेंट में नहीं दे पा रहे हैं, तो मैं उस पर एक विस्तृत वीडियो बना देता हूं, ताकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सवाल नहीं पूछ पाते हैं लेकिन उनके मन में सवाल चलते रहता है, तो उनके सवाल का भी उत्तर उन्हें मिल जाए। तो पहला सवाल था कि क्या पीएफ फॉर्म भरते वक्त पैसा उठाने के लिए, जब भी हम पीएफ फॉर्म भरते हैं, फॉर्म 19, फॉर्म 31, तो फॉर्म 15G भरना जरूरी है क्या? तो सबसे पहले हमें तो यह जानना चाहिए कि फॉर्म 15G या फॉर्म 15H होता क्या है। फॉर्म 15G ये वो फॉर्म है जिसमें हम अपने टीडीएस का डिक्लेरेशन देते हैं। यदि आपका ईपीएफ में कंट्रीब्यूशन 5 साल या उससे कम है, और उसके बाद आप फॉर्म 19 भर के पीएफ का पूरा सेटलमेंट लेने के लिए आपने अप्लाई कर रहे हैं, आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको फॉर्म 15G भरना जरूरी है, अपलोड करना जरूरी है। यह फॉर्म 15G आपको पीडीएफ फॉर्म में गूगल से मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फॉर्म 15G का लिंक अपलोड कर दिया हूं, आप यहां से डाउनलोड करके फॉर्म 15G भर सकते हैं। फॉर्म 15G में आपको अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना एड्रेस, पैन नंबर इत्यादि, आपका कितना साल का अर्निंग है, ये सब कुछ डिक्लेरेशन देना होता है। इसका लाभ यह है कि जो टीडीएस आपको कटना चाहिए वो उसको आप बचा सकते हैं इसमें सही डिक्लेरेशन देके। और फॉर्म 15G अगर आप नहीं भरेंगे तो ज्यादातर केस में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, और पूछा जाता है कि आप फॉर्म 15G भरिए। और कई केस में ऐसा भी होता है कि आपका अप्रूवल तो हो जाता है, लेकिन जो पैसा आता है आपके खाते में वो टीडीएस काट के आता है। फिर आपको बाद में रिटर्न फाइल करके वो पैसा लेना होता है। यानी कि टीडीएस, आपका जो भी इनकम है, इनकम टैक्स, उसका डिक्लेरेशन ये फॉर्म 15G होता है। फॉर्म 15G भरने में यदि आपको कोई तकलीफ है, कोई दिक्कत है, तो आप हमें इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको इसी वीडियो के लिंक में एक भरा हुआ फॉर्म 15G का पीडीएफ कॉपी अपलोड कर दूंगा सैंपल के तौर पे। आप उसको देखकर फॉर्म 15G भर सकते हैं, फॉर्म 15G कैसे भरना है। आशा करता हूं इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। दूसरा प्रश्न था कि मेरे ईपीएफ के केवाईसी में एक्सिस बैंक लिंक है पहले से, लेकिन मुझे जो पेंशन चाहिए वह चाहिए स्टेट बैंक के खाते में। पहले का नियम यह था कि आपके खाते में भले कोई भी बैंक, आपके पीएफ खाते में भले कोई भी बैंक केवाईसी लिंक है, लेकिन जब फॉर्म 10D पेंशन के लिए अप्लाई करते थे उस वक्त आपसे बैंक अकाउंट पूछा जाता था, और वही बैंक अकाउंट पूछा जाता था जो कुछ कुछ चुनिंदा बैंक, कुछ डेजिनेटेड बैंक जो कि ईपीएस से लिंक थी, उसी में आपको पेंशन दिया जाता था। जैसे आप मुंबई शहर के हैं और मुंबई में किसी बोरीवली या चांदीवली किसी एक खास पार्टिकुलर लोकेशन के हैं, और
उस लोकेशन पे अगर बैंक ऑफ बड़ौदा में ही ईपीएस का पेंशन मिलता है तो आपको बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खुलवाना पड़ता था और उस बैंक को का अकाउंट नंबर वगैरह कैंसल चेक अपलोड करना होता था, तब जाके आपको पेंशन मिलता था। बट अभी नए नियम के हिसाब से पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप किसी भी बैंक में किसी भी खाते में आप पेंशन के पैसा ले सकते हैं और आपको अलग से बैंक अकाउंट नंबर देने की भी आवश्यकता नहीं है। जो आपके केवाईसी में बैंक लिंक है उसी बैंक में आपको पेंशन मिलेगा। तो आपका कंफ्यूजन यह है कि मेरे केवाईसी में तो एक्सिस बैंक लिंक है लेकिन मुझे एसबीआई में कैसे मिलेगा? तो आपके प्रश्न का उत्तर यह है कि सबसे पहले आप यूएन मेंबर पोर्टल में लॉगिन करें, वहां पे आप केवाईसी वाले ऑप्शन में जाएं और नया बैंक अकाउंट नंबर डालें एसबीआई का, उसका आईएफएससी कोड डालें, नाम डालें और उसको अप्रूवल के लिए सबमिट कर दें। आपका अगर जो भी यूएन नंबर है वो 2017 के बाद या 2017 1 अक्टूबर 2017 के बाद जनरेट हुआ है तो यह अप्रूवल ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर आपका यूएन नंबर उसके पहले का जनरेटेड है तो आपके एम्प्लॉयर के पास अप्रूवल के लिए जाएगा, वह उधर से अप्रूव कर देगा, आपका हो जाएगा। और उसके पहले भी बहुत पुराना आपका अकाउंट, आपका यूएन नंबर बहुत पुराना है तो आपका 3 लेवल पे अप्रूवल होगा। पहले कंपनी करेगा, फिर ईपीएफ ऑफिस से होगा, फिर आपका पुराना बैंक अकाउंट एक्सिस बैंक का हट जाएगा और नया एसबीआई का लिंक हो जाएगा जो आपने रिक्वेस्ट डाला है। ठीक है, और उसके बाद आप फिर फॉर्म 10D भरें, ऑटोमेटिक आपका एसबीआई में पेंशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका है कि यदि आपका पहले से एक्सिस बैंक में पेंशन आ रहा है और आपको चेंज करवाना है और आपका जो पीपीओ नंबर अगर जनरेट हुआ है तो आप उस पीपीओ नंबर को लेकर आप अपने नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर संपर्क कर सकते हैं। तो आपका पुराना को बंद करके नए खाते में, नए बैंक अकाउंट में चालू किया जा सकता है। तीसरा प्रश्न है कि जब फॉर्म 10D भरते हैं तो वहां पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है डेफर्ड पेंशन। ये डेफर्ड ऑप्शन होता क्या है? डेफर्ड का हिंदी मीनिंग होता है स्थगित करना। यदि आपको आपका उम्र 58 वर्ष हो गया है और आप चाहते हैं कि आप अभी पेंशन ना लेके और इस पेंशन को 60 वर्ष 61 वर्ष की उम्र में लेना, तो आप फॉर्म 10D भर के इस पेंशन को डेफर्ड 61 साल की उम्र तक कर सकते हैं, 62 साल उम्र तक कर सकते हैं। आपके मन में सवाल आता होगा इससे मुझे लाभ क्या होगा? तो इससे लाभ यह है कि जितने वर्ष के लिए आप डेफर्ड करेंगे, 58 वर्ष की उम्र में आपको जितना पेंशन मिलना चाहिए था उससे प्रति वर्ष 4% ज्यादा आपको पेंशन मिलेगा जितने वर्ष के लिए आप डेफर्ड करेंगे। यह था विदाउट कंट्रीब्यूशन। मतलब डेफर्ड का जब ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन आता है। डेफर्ड यस करेंगे तो 2 ऑप्शन आएगा, एक विथ कंट्रीब्यूशन, विदाउट कंट्रीब्यूशन। अगर विथ कंट्रीब्यूशन करेंगे तो आपका पेंशन में कंट्रीब्यूशन भी रहेगा और आपका पेंशन बंद नहीं होगा और कंट्रीब्यूशन भी रहेगा, और डेफर्ड आपको 62 साल के या 61 साल के लिए, जितने साल के लिए उम्र में आप पेंशन लेना चाहते हैं उतने साल के लिए डेफर्ड कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन भी होता रहेगा और आपका पेंशन का ब्याज भी उसके हिसाब से आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक है, ब्याज नहीं कहेंगे उसको, आपको जो आपको मिलना चाहिए उतना प्रतिशत ज्यादा मिलेगा। ठीक है, अगर आप नो सिलेक्ट करते हैं तो आपका जिस समय आपने अप्लाई किया है उसी उम्र में कट ऑफ होकर, डेफर्ड नो करने पे कट ऑफ होकर और 58 के उम्र से ही आपको पेंशन मिलना चालू हो जाएगा। अगर डेफर्ड यस करके कंट्रीब्यूशन करते हैं तो विथ कंट्रीब्यूशन तो आपको आपका जो पेंशन फंड में जमा भी होते रहेगा 2-3 साल के लिए और ये कंटिन्यू रहेगा। अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका कंपनी आपके 58 वर्ष पूरा होते ही आपके पेंशन में कंट्रीब्यूशन बंद कर देती है और ईपीएस में डेट ऑफ एग्जिट अपडेट कर देती है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है और आप फॉर्म 10D भर के अपना पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं 58 की उम्र में। अगर आप डेफर्ड ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करते हैं तो आपके 58 वर्ष की उम्र में आप पेंशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर डेफर्ड ऑप्शन सिलेक्ट कर लिए तो आप जितने साल के लिए डेफर करेंगे उसके बाद ही आपको पेंशन मिलेगा। तीसरा, एक आपके मन में एक सवाल जरूर आ गया होगा कि मैं तो डेफर्ड भी नहीं किया और 58 की उम्र में पेंशन के लिए भी अप्लाई नहीं किया, भूल गया था, और 60 साल की उम्र में अब पेंशन अप्लाई कर रहा हूं, तो इस केस में क्या होगा? तो यदि आप 60 की उम्र में पेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका
58 में जो पेंशन मिलना चाहिए वो तो मिलेगा ही, साथ ही ये जो 2 साल का डिफरेंस अमाउंट है वो एरियर्स के रूप में आपको एक मुश्त आपके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। तो यदि आपको तुरंत पेंशन की आवश्यकता है तो डेफर्ड की जगह पे नो सिलेक्ट कीजिए, और तुरंत आवश्यकता नहीं है, आपको 2 साल 3 साल के बाद देना चाहते हैं तो यस सिलेक्ट कीजिए। तो आशा करता हूं आपके इस प्रश्न का भी आपको उत्तर मिल गया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर करें।